नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में सांख्यिकी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अब तक आपने अनुसंधान क्या होता है उसके अर्थ को देखा, उसकी परिभाषा को बताया गया, अनुसंधान के प्रकारों को समझाया गया, अनुसंधान से संबंधित समस्याओं का चयन हम कैसे करें, वे समस्या के स्रोत कहाँ हैं, उनके क्षेत्र कौन से हैं, उन समस्त क्षेत्रों के विषय में जानकारी दी गई। उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम परिकल्पना का निर्माण कैसे करेंगे, परिकल्पनाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी परिकल्पना सबसे उत्तम परिकल्पना मानी जाती है, इन सारी चीज़ों की अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप पहले वीडियोज को जो पहले बनाए गए हैं उनको जरूर देखें। इसके बाद आपको बताया गया कि चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन चरों का किस प्रकार से गुणात्मक सा संबंध या मात्रात्मक मापन किया जाता है, ये कैसे परिकल्पनाओं की सिद्धि में अपनी भूमिका को निर्वाहित करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं कि जो चर हैं उन चरों को हम आश्रित, स्वतंत्र या प्रासंगिक, इन चरों को किस रूप से हम अनुसंधान में प्रयोग में लेते हैं और कब एक प्रयोगकर्ता अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से जिस समस्या के समाधान के लिए वह आगे बढ़ रहा है उस आश्रित चर पर अपना प्रभाव डालता है। यानी जब तक समस्या के समाधान के लिए हम चरों का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक परिकल्पनाओं की पुष्टि नहीं हो सकती, और इन्हीं परिकल्पनाओं की पुष्टि ही यानी परिकल्पनाएं क्या थी, अर्थात ये किसी भी समस्या का संभावित एक प्रस्तावित उत्तर है जिसके रास्ते पर हम चलना चाहते हैं, लेकिन उसकी वैधता की जांच अभी बाकी है कि वह परिकल्पना हमारी सही है कि नहीं है, क्या वह समस्या का निदान पूर्ण रूप में कर सकती है या नहीं, इसकी जांच करना अभी बाकी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के कारण अनुसंधान यह एक व्यवहारिक रूप में जब आता है तो इसमें विश्वसनीयता, इसमें वस्तुनिष्ठता इत्यादि जो विज्ञान के अनुसंधान के गुण हैं उनको हम परख सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और अब हम आपको क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में बताएंगे, क्योंकि इसके पहले आप प्रयोगशाला प्रयोग, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के विषय में देखा समझा कि किस प्रकार से लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम अनुसंधान कार्य को सरलता पूर्वक कर सकते हैं, कैसे उसकी गुणवत्ता को, कैसे उसकी विश्वसनीयता को, कैसे उसकी वैधता को, या उसमें जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी विविधता की जो गुण है, इन समस्त चीजों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह प्रयोगात्मक यानी जो आपका लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उसके आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है क्रियात्मक अनुसंधान। एक क्रियात्मक अनुसंधान जो कि अनुसंधान का ही एक भाग है, जैसे आपने देखा कि एक मौलिक अनुसंधान होता है, दूसरा व्यवहारिक या व्यवहारिक अनुसंधान होता है, और तीसरे को हम क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखते हैं। जो मौलिक अनुसंधान होता है जिसको हम कहते हैं कि बेसिक रिसर्च, ऐसा रिसर्च जिसके द्वारा नियम, सिद्धांत आदि का निरूपण किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी विषय के लिए, चाहे वह गणित हो या विज्ञान हो, उससे संबंधित जो भी नियम हैं उन नियमों की खोज करना, उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना, यह मौलिक या जो आपका कहा जाता है कि मूल अनुसंधान है, फंडामेंटल जो रिसर्च है, उसके अंतर्गत इन चीजों को जरूर देखा जाता है। वहां पर सिद्धांतों का निर्माण, वहां पर नियमों का निर्धारण करना, उनका सामान्यीकरण करना, ये अति आवश्यक होता है और इसमें समय ज्यादा लगता है। यानी ऐसे कार्यों को ना तो सब लोग कर सकते हैं, ना तो उसमें इतना अधिक धन दे सकते हैं, ना उनकी इतनी बुद्धि ही है। इसलिए एक कभी कभार जो विज्ञान के नए अन्वेषण या चमत्कार आविष्कार होते हैं या कुछ लोगों के द्वारा ही हमें प्रदान किए जाते हैं, जो एक नियम और सिद्धांत के रूप में आ जाते हैं, जिसकी परख हम बराबर करते रहते हैं अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए, उसके समापन के लिए हम ऐसे सिद्धांतों को, ऐसे नियमों को आत्मसात करते हैं जिस पर चल करके हम समस्या का समाधान पूर्ण रूप में करने में समर्थ हो जाते हैं। दूसरा जो उस अनुसंधान का भाग होता है जिसे हम व्यवहारिक या व्यवहारिक, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च के रूप में जानते हैं। ये अप्लाइड रिसर्च क्या होता है,
यानी अप्लाइड रिसर्च जो मौलिक अनुसंधान है, जो फंडामेंटल रिसर्च है, ऐसे रिसर्च के जो बनाए गए सिद्धांत हैं, जो उसके नियम हैं, उन नियमों में से किसी एक सिद्धांत या नियम के भाग को लेकर के जब हम व्यवहारिक रूप से समस्याओं के निदान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो अब व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में आ जाता है, अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। तो मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक या व्यवहारिक अनुसंधान, ये दोनों अनुसंधान ऐसे अनुसंधान हैं जिसके अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का निर्धारण और उन सिद्धांतों या नियमों का निरूपण या उसकी टेस्टिंग अगर कहा जाए, उसका परीक्षण करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम एक तरह से जांचते हैं, वह व्यवहारिक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत उसको हम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। जो तीसरा भाग आता है वह होता है क्रियात्मक अनुसंधान, अर्थात अनुसंधान का तीसरा जो भाग है वह माना जाता है एक्शन रिसर्च। अब ये एक्शन रिसर्च क्या होता है? यानी ऐसा रिसर्च जो विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जो तात्कालिक या तत्स्थान, जिसे कहते हैं स्पॉट ऑफ पॉइंट, यानी तुरंत ही कुछ ही समय के अंतर्गत ऐसी समस्याओं का जब हम समाधान करें तो उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है रिसर्च की, उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा बनती है वह 1953 से शुरू होती है, जिसमें आप देखेंगे कोरे, यानी कोरे एक अनुसंधान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा कि तमाम प्रकार के अमेरिका आदि देशों में, यूरोप के देशों में रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है और ऐसी चीजों का हम कहीं पर भी जांच या परख या टेस्टिंग करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो नियम इत्यादि बनाए गए हैं बड़े खर्चीले हैं या अन्य समस्त लोगों पर व दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए उतने उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने एक्शन रिसर्च पर ध्यान दिया, यानी जो विद्यालय संबंधित, चाहे वह शिक्षक संबंधित हो, चाहे प्रशासन संबंधित हो, चाहे शिक्षण विधियों संबंधित हो, या छात्र और अध्यापक के बीच में जो इंटरएक्शन चल रहा है, जो उनके अंतर संबंध है, पठन पाठन का जो संप्रेषण का भाग है, उससे संबंधित अगर कोई भी समस्याएं आती हैं तो ऐसी समस्याएं बहुत मूलभूत समस्या नहीं हो सकती या कुछ समय के लिए होती है, कुछ लोगों के द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना लाई गई। यानी यह अनुसंधान की जो परिधि है, यह जो एक उसकी प्लानिंग थी, वह आज के जीवन में, आज के समय में बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रही है। और इसीलिए एनसीईआरटी के द्वारा भी 1963 में इस पर कार्य करना शुरू कर दिया गया। यानी उसमें कोरे के तमाम प्रकार के एक्शन रिसर्च के जो नियम बताए गए थे, जो उनके सिद्धांत बताए गए, उनके बताए गए दिशा निर्देशों के आधार पर, गाइडलाइन के आधार पर आज अनेकों प्रकार के विद्यालय समस्याओं संबंधित अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? अब इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम इसके अर्थ को देखेंगे, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और मौलिक अनुसंधान या पारंपरिक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान का विभेद क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, इन चीजों को भी देखेंगे। फिर क्रियात्मक अनुसंधान का स्टेप क्या होता है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसकी प्रणाली क्या है। जब तक हम इसकी प्रणाली को नहीं समझेंगे तब तक क्रियात्मक अनुसंधान के जो स्टेप हैं उसको हम कर नहीं सकते, ना तो किसी समस्या का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए सारी चीजों को जानना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जो कुछ व्याख्यान दिया जा रहा है, जो कुछ चीजें बताई जा रही हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। जीवन में किसी भी परीक्षा के सोपान में अगर आप देखते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर यह क्रियात्मक अनुसंधान आपके लिए एक तरह से वरदान सिद्ध होगा। तो आइए हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, ये क्या होता है। तो एक्शन रिसर्च का जो मूल रूप से है वह यही होता है कि ऐसा रिसर्च, ऐसा अनुसंधान जिसको किया जाए, लेकिन किया कब जाए, माने तात्कालिक रूप में किया जाए, कम समय में किया जाए, जो व्यवहारिक रूप से किया जाए, जो हम फील्ड स्टडी के रूप में या फील्ड जो एक्सपेरिमेंट के रूप में करते हैं, जहां पर हमारा डायरेक्ट संबंध होता है ऐसे छात्रों से, ऐसे वहां की गतिविधियों से जिसको हम खुद जानते हैं, उससे अवगत रहते हैं, ऐसी समस्याओं से
जब हम अच्छी तरह से पूर्ण रूप में उसे अवगत हैं तो उसको समाधान करने के लिए जो कुछ भी हम नियम बनाते हैं, जो कुछ भी हम कार्य करने के लिए परिकल्पना का निरूपण करते हैं, उसकी सिद्धि करते हैं और उसके आधार पर समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कहने का प्राय है जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वह मौलिक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से उसी श्रेणी में आता है, लेकिन इसमें समय कम लगता है या कम खर्चीला होता है, या विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा, विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा, विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए लाभप्रद होता है, उपयोगी होता है। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान मूल रूप से जो कि विद्यालय शिक्षा संबंधित है, विद्यालय लोगों के द्वारा यह एक तरह से समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनसे संबंधित है, और विद्यालय में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है। इसलिए ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य रूप से 3 ही लोग आगे आते हैं। या तो शिक्षक आता है, अपने बच्चों के बीच में कोई समस्या है, शिक्षण विधियों की समस्या है, या उनकी रुचि उत्पन्न करने की समस्या है, या अधिगम की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को वह समाधान करने के लिए आगे बढ़ता है। या अनुशासन संबंधी कोई जटिलता है, प्राचार्य के द्वारा यह अनुसंधान किया जा सकता है, या प्रबंधक के द्वारा किस प्रकार से विद्यालय में पठन पाठन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हैं व्यवहारिक रूप में आ रही हैं, दैनिक रूप में आ रही हैं, पाठ्यक्रम का संचालन कैसे हो, इन समस्त चीजों का समाधान करने के लिए वे लोग क्रियात्मक अनुसंधान करके इस दिशा में एक अच्छा अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे इसकी परिभाषा को। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक कार्यकर्ता द्वारा वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय किया जा सके। क्योंकि कोरे एक ऐसे शिक्षाविद हैं, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्शन रिसर्च की धारणा को जीवन में अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में ले आए, जबकि मौलिक आदि ने भी इस पर अपनी मुहर लगाई। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के प्रतिपादक कौन है, तो आप निस्संदेह रूप से कोरे का नाम लेंगे। कोरे की ही कल्पना है कि जो दैनिक जीवन में क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक कार्यकर्ता द्वारा यानी जो पठन पाठन कर रहा है, या जो अनुशासन को बना रहा है, या जो संगठन या व्यवस्था को दे रहा है, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे प्राचार्य हो, अथवा वह प्रबंधक हो, इसके द्वारा वैज्ञानिक रूप से माने सिस्टमेटिक साइंटिफिक रूप से समस्याओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। यानी जो कुछ भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करने की क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय किया जा सके। अर्थात जो कुछ वर्तमान में समस्याएं हैं, ऐसी समस्याओं को सुधारने के लिए एक्शन रिसर्च ही एक ऐसा माध्यम है जो उस पर निर्णय दे सकता है। यानी कोरे की परिभाषा स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि जो कुछ क्रियात्मक अनुसंधान है वह किसके लिए होता है, माने एक विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक या उसके प्रिंसिपल अथवा मैनेजमेंट या प्रबंधक के द्वारा जो वैज्ञानिक रूप से समस्याओं का अध्ययन करने की प्रक्रिया है जिससे उनकी वर्तमान क्रियाओं को सुधारने का निर्णय किया जा सके। अर्थात वर्तमान क्रियाओं को, वर्तमान माने जो इस समय व्यवहारिक रूप से कुछ भी समस्याएं या कठिनाइयां दिक्कतें आ रही हैं, उन समस्त दिक्कतों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम वैज्ञानिक रूप से करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। दूसरी परिभाषा लेते हैं, अनुसंधान जो विद्यालय से संबंधित होता है, माने ऐसा अनुसंधान जिसका संबंध सीधे स्कूल से होता है, विद्यालय से होता है, तथा विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा, माने विद्यालय में जो भी कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले हैं, उनके द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु, यानी विद्यालय के जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्शन है, ऐसे समस्त क्रियाकलापों को सुधारने के लिए एक प्रक्रिया के रूप में है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का मूल अर्थ, मूल परिभाषा क्या है, अनुसंधान जो विद्यालय से संबंधित होता है, यानी ऐसी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो रही विद्यालय में जिसका संबंध सीधे सीधे उस विद्यालय से ही है, और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। यानी अगर हम इसको मूल रूप से देखें
तो जो एक्शन रिसर्च है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है, वह क्या है? यानी किसी विद्यालय में या शिक्षण संस्थाओं में जो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य या प्रबंधक के द्वारा जिसका निदान किया जाए। और निदान कैसे किया जाए? एक वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक विधि के द्वारा, उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसको सारा ब्लैकबेल ने कहा है। सारा ब्लैकबेल ये भी एक अच्छे अनुसंधान है, एक अच्छे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने मत के द्वारा या स्पष्ट करने का पूरी तरह से प्रयास किया कि क्रियात्मक अनुसंधान की वास्तव में रूपरेखा क्या है, उसका वस्तु क्या है, वह किस पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। इन परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक अनुसंधान मूल रूप से किन विशेषताओं से युक्त होता है। तो सबसे पहले जो विशेषता है वह है कि यह मूलभूत अनुसंधान से भिन्न होता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो मूलभूत अनुसंधान है, जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च है, उससे भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक रिसर्च होता है, जो मौलिक अनुसंधान होता है, वह एक तरह से नियमों का, सिद्धांतों का निरूपण या प्रतिपादन करने के लिए किया जाता है। यह एक लॉन्ग टाइम तक चलता है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है अनुसंधान की। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका समय निर्धारित होता है, कम समय में, दैनिक समय में, या 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 1 माह, 2 माह के अंतर्गत जो विद्यालय समस्याओं का निदान करने के लिए किया जाता है, जिसको करने के लिए शिक्षक, प्राचार्य अथवा प्रबंधक सब उसमें इंक्लूड होते हैं, संलग्न होते हैं, कुछ भी किसी के द्वारा किया जा सकता है, उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान होता है, इसकी जो विषय वस्तु होती है, इसकी जो वर्ण वस्तु होती है, वह सिद्धांतों और नियमों पर आधारित होती है, जिसको परीक्षित करने के लिए, जिसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें काफी समय देना पड़ता है। और उन सिद्धांतों को हम बना तो नहीं सकते, लेकिन उसके आधार पर काम करते हैं। इसलिए मौलिक अनुसंधान कर पाना इस सबके लिए बहुत ही क्लिष्ट होता है, कठिन होता है। लेकिन जो मौलिक अनुसंधान बनाया गया है, जो बहुत ही समयों के द्वारा या किसी सृजनशाली व्यक्ति के कृतित्व के द्वारा जो कुछ भी नियमित सिद्धांत बनाए जाते हैं, वे सब मौलिक अनुसंधान की श्रेणी में आते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण के बल के विषय में रिसर्च किया, अनुसंधान किया, जो एक सिद्धांत दिया, एक नियम दिया कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जो वह वस्तु उतनी ही पावर के साथ नीचे किसी के द्वारा आकर्षित की जाती है, और वही शक्ति क्या है? पृथ्वी की शक्ति, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी पावर कहते हैं। तो यह जो नियम है या जो सिद्धांत जो बना दिया गया, वास्तव में सत्य है, और किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा भी उसका परख किया जाए, टेस्टिंग की जाए, तो सदैव वह सत्य ही होता है। इसलिए ऐसे सिद्धांतों को बना पाना, नियमों को ला पाना, इस सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए मौलिक अनुसंधान के लिए कुछ विशिष्ट लोग ही कार्य करते हैं, जो सृजनशील होते हैं, जो रचनात्मक दृष्टिकोण को रखते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही मौलिक अनुसंधान किया जा सकता है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है, इसको हम दैनिक जीवन में सामान्य रूप से किसी के द्वारा, विद्यालय कर्मचारी द्वारा कर सकने में समर्थ होते हैं। अगला है एक वैज्ञानिक एवं सुगठित कार्य प्रणाली की विधि है। यानी एक वैज्ञानिक एवं सुगठित कार्य प्रणाली की विधि है। जो एक्शन रिसर्च है, क्रियात्मक अनुसंधान है, यह भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता है। यानी इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें भी समस्याओं का चयन किया जाता है, उसकी परिभाषा किया जाता है, उसके आधार परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है, उसके आधार पर जो भी कुछ डाटा कलेक्शन इत्यादि करते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। उसके पश्चात हम निष्कर्ष निकालते हैं, फिर रिपोर्टिंग करते हैं, सामान्यीकरण आदि लगाते हैं। तो कहने का प्राय है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह एक वैज्ञानिक होता है एवं सुगठित कार्य प्रणाली की विधि होती है। माने इसका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बहुत ही सुंदर होता है। इसके जो स्टेप बनाए जाते हैं वे स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में होते हैं। उसको हम बिल्कुल वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसमें वैधता को देखते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठता को भी देखते हैं, और उसकी विश्वसनीयता को देखते हुए यह कार्य किया जाता है। इसलिए इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने की विशिष्ट विधि, यानी
जो यह विधि है क्रियात्मक अनुसंधान की, यह अगर देखा जाए तो विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने की एक विशिष्ट विधि होती है। क्योंकि आए दिन विद्यालयों में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, छात्रों के पलायन की समस्याएं हैं, छात्रों का विद्यालय में ना पढ़ने की समस्याएं हैं, झूठ बोलने की समस्याएं हैं, या शिक्षक का विद्यालय में विलंब से पहुंचने की समस्याएं हैं, ना पढ़ाने की समस्याएं हैं, अरुचिकर रूप से शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से है। यानी जो पलायन की विधि है, जो पलायन हो रहा है, ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं ये क्या है, एक तरह से दैनिक है, जो किसी एक विद्यालय से, किसी कक्षा से या किसी शिक्षक से संबंधित है। इसलिए विद्यालय की स्थिति में सुधार, अर्थात चाहे वह शिक्षण संबंधी हो, चाहे व्यवस्था प्रशासन संबंधित हो, या विद्यालय में पठन पाठन में आने वाली व्यवहारिक कोई कठिनाई संबंधित हो, ऐसी समस्त समस्याओं को समाधान करके यह विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने की एक विशिष्ट विधि मानी जाती है। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, यह विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने की एक विशिष्ट विधि है। अगला आता है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी, यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की, यानी जो कुछ भी हम पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी टीचिंग प्लानिंग है, जो हम विद्यालय में या कक्षा में संप्रेषित कर रहे हैं अपने छात्रों के बीच में, उसकी एक प्रक्रिया है। और वह प्रक्रिया कैसी है, बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। अर्थात जो भी कुछ समस्याएं हैं, चाहे वह भाषा से संबंधित समस्याएं हो, या प्रयोग से संबंधित समस्याएं हो, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई समस्याएं हो, या व्यवहारिक रूप से आने वाली समस्याएं, इन समस्त समस्याओं को निदान करके उसका उपचार करने के लिए, अर्थात उसके डायग्नोसिस एंड रेमेडिकल करने के लिए यह एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान दो वस्तुओं के बीच में कड़ी है। कड़ी क्या है, माने जोड़, श्रृंखला है, चैन है। वह चैन कहां कहां है, यानी विद्यालय में होने वाली जो शिक्षण प्रक्रिया है, उसमें आने वाली जो बाधाएं हैं, उस प्रक्रिया और बाधा के बीच में यह कड़ी का कार्य करता है। क्योंकि जो दो चर होते हैं, एक बाधक चर है और दूसरे वेरिएबल्स कौन से हैं, जो उसमें सहायक हैं। तो सहायक और बाधक माने जो हमें कार्य को करना है, लेकिन उसमें जो सहायता देने वाले हैं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाधा क्या है, जो आश्रित चर है, जो उसमें छात्र या शिक्षक जो उनको बाधित कर रहा है, अर्थात कार्य की गति को मंद कर रहा है। ऐसे शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक एवं व्यवहारिक अनुसंधान, इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान को एक क्रियात्मक एवं व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है या एक व्यवहारिक अनुसंधान इसलिए है क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक दोनों आमने सामने होते हैं, एक दूसरे की समस्याओं से अवगत होते हैं। इसलिए इसे किसी और टूल्स की आवश्यकता नहीं है, कहीं बाहर जाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसके द्वारा माता पिता या उसके साथी मित्रों से बहुत ज्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत खर्चीला भी नहीं है, इसलिए इसमें व्यवहारिकता अधिक रहती है। इसलिए यह अनुसंधान लोगों के द्वारा आसानी से, सरलता पूर्वक, रुचिकर पूर्वक किया जा सकता है और उसके जो निष्कर्ष आते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 23 की विशेषताएं रही। अब बात आती है क्रियात्मक अनुसंधान एवं परंपरागत अनुसंधान में अंतर क्या होता है। यानी परंपरागत अनुसंधान जो ट्रेडिशनल रिसर्च है और जो एक्शन रिसर्च है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो ट्रेडिशनल रिसर्च के अंतर्गत मूल रूप से दो रिसर्च आते हैं। पहला होता है जिसे हम फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च कहते हैं, और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च, यानी मौलिक रिसर्च और व्यवहारिक रिसर्च या व्यवहारिक रिसर्च। इन दोनों रिसर्च को हम परंपरागत ट्रेडिशनल रिसर्च की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो आपका एक्शन रिसर्च है, AR एक्शन रिसर्च है, यह उससे भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि जो मौलिक रिसर्च होता है, जो व्यवहारिक रिसर्च जो होता है, इसमें नियमों और सिद्धांतों का निरूपण या प्रतिपादन किया जाता है, जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें नियमों सिद्धांतों का निरूपण नहीं होता है या किसी तात्कालिक समस्या से संबंधित होता है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम कार्य को करते हैं और एक वैज्ञानिक तरीके से अपनाते हैं जिसमें कम समय लगता है। जो स्थान हम डिसाइड करते हैं उस पर उस कार्य को करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों का मूल अंतर ये होता है कि क्रियात्मक अनुसंधान या दैनिक रूप से हो सकता है या साप्ताहिक रूप से किया जा सकता है या 1, 2, 3 महीने के अंतर्गत किया जा सकता है, लेकिन
जो परंपरागत या ट्रेडिशनल रिसर्च होता है इसमें काफी समय लगता है। इसमें नियमों और सिद्धांतों को बनाया जाता है जिसका रिजल्ट सार्वभौमिक होता है। किसी भी परिस्थिति में किसी तरह उसका परीक्षण किया जाता है तो उसके रिजल्ट में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता, अंतर नहीं होता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है या जिस विद्यालय में जिस छात्र के लिए समस्या उत्पन्न की गई है या जो शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है वह वहां पर ही लागू हो पाता है। वह सर्वत्र एक नियम के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। उसकी परख को, उसकी वैधता को सब लोग उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान के जो रिजल्ट होते हैं जो कि ये तात्कालिक समस्याओं के हैं, हो सकता है बालक उन समस्याओं को जिसको लेकर के हम आगे कार्य कर रहे हैं उसको सुधार ले, अपनी गलतियों को सुधार ले, उसकी समस्या समाप्त हो गई। लेकिन अब वह समस्या का जो हमने निदान करने का एक फार्मूला बनाया, क्या अन्य बच्चों पर भी वो लागू होगा? ऐसा कहना संभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि इन दोनों में काफी अंतर है। अब अंतर क्या क्या है? उद्देश्य की दृष्टि से, यानी इसका जो पर्पज और ऑब्जेक्टिव है उसकी दृष्टि से भी क्रियात्मक अनुसंधान और परंपरागत अनुसंधान में अंतर पाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? जैसे जो मौलिक या व्यवहारिक अनुसंधान है इनका उद्देश्य एक व्यापक होता है। इनका उद्देश्य एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता है। इनके जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, उसमें विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और स्पष्टता, क्लैरिटी की बात आती है। लेकिन जो वहीं पर क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो इसका उद्देश्य है या अल्पकालिक होता है या तत्सामयिक होता है, यथा सामयिक होता है, जिसके रिजल्ट को हम प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन उसको प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय के लिए उसको उपयोग में ला नहीं सकते। तो उद्देश्य भी अलग अलग होता है। यानी जहां पर परंपरागत अनुसंधान का उद्देश्य व्यापक दृष्टिकोण वाला होता है, जिसमें एक वैज्ञानिकता का अधिक से अधिक भाव होता है, जिसके द्वारा नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा रहा है, वहीं पर व्यवहार जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें तात्कालिक समस्याओं के निदान के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके समाधान के लिए ही कार्य किया जाता है। तो उद्देश्य में अंतर होता है। दूसरा आता है समस्या के महत्व की दृष्टि से। समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस क्षेत्र से है। अगर वो क्षेत्र बहुत ही गहन है, बहुत ही उसमें देखा जाए कि क्लिष्टता है, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम मौलिक अनुसंधानों का सहारा लेते हैं। उस पर किए गए जो सर्वे हैं, जो अब तक उसके रिलेटेड लिटरेचर है, साहित्य है, ऐसे साहित्यों को पढ़ते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसका पुनरावलोकन करते हैं और उसके आधार पर ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नियम जरूर हमें मिल जाते हैं, सिद्धांत जो हमें सहायक के रूप में करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसमें जो कुछ भी नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वे कुछ समस्याओं के समाधान के लिए होते हैं, एक विद्यालयी स्तर की समस्याओं के लिए होते हैं। इसलिए इन दोनों का जो समस्या की दृष्टि से अगर हम महत्व देखते हैं, इसका जो डिफरेंस देखते हैं तो अलग होता है। क्योंकि मौलिक अनुसंधान एक तरह से यूनिवर्सल हो जाता है, वो सब पर लागू होता है, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अपने देश का, अपने विद्यालय का या विश्व का, कहीं पर भी ब्रह्मांड में अगर उस चीज को हम आंकने का प्रयास करते हैं, यानी यूनिवर्सल रूप से ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो सर्वत्र उसके रिजल्ट वही आते हैं। जिस परिस्थिति में बनाए जाते हैं, जिस प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जो उनके मापक के उपकरण डिसाइड किए जाते हैं, जिस प्रकार के उसमें स्टैटिक्स इत्यादि के द्वारा वेरिएशंस को देखा जाता है, अगर इन तमाम प्रकार के मापक या विधियों के द्वारा हम ऐसे अनुसंधानों को करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है इसमें इस प्रकार की समस्याएं जरूर आती हैं। इसलिए जो समस्या की दृष्टि से होता है वह भी डिफरेंस होता है, दोनों में भिन्नता होती है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन की कसौटी से। जब हम एवेल्युएशन करते हैं किसी चीज का, तो मूल्यांकन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो परंपरागत अनुसंधान होता है यह बहुत ही वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय होता है, वैध होता है। लेकिन वहीं पर क्रियात्मक अनुसंधान का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मूल्यांकन कसौटी होती है वह उतनी अधिक परख वाली नहीं होती है। यानी इसमें तो वैज्ञानिक नियमों का पूर्ण पालन होता है, लेकिन चूंकि दैनिक या तत्कालिक समस्याओं के लिए होता है, इसलिए ऐसी समस्याओं के जो निष्कर्ष निकलते हैं क्या वे सर्वत्र लागू होंगे, ऐसा कह पाना, ऐसा डिसीजन ले पाना, तय कर पाना, यह बहुत ही जिसे कहा जाए
कि उस पर हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, उस पर किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। जो प्रेडिक्शन होता है, जो पूर्व कथन होता है, उन कथनों के आधार पर हम उसको पूर्ण रूप में सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मूल्यांकन की कसौटी पर भी इनमें अंतर होता है। अंतर यही है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, जो उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था होती है, दोनों के परिवेश में अंतर होता है। एक तो केवल लैब के अंतर किया जाता है जो परंपरागत रिसर्च है, लेकिन जो होता है वो व्यवहारिक रूप से विद्यालय में कहीं पर भी, कक्षा में, फील्ड में, या हम आते जाते समय बातचीत के द्वारा भी ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का सहारा ले सकते हैं। अगला आता है चयन किए गए न्यायादर्श की दृष्टि से। जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, जो हम न्यायादर्श बना रहे हैं, न्यायादर्श का प्राय होता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो कुछ उसमें से हम जनसंख्या लेते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन लेते हैं, जो उसका समग्र टोटल है, उस समग्र टोटल में से हम कुछ चीजों को चयन कर लेते हैं जिस पे अपना परीक्षण करते हैं, और उन कुछ पर जो परीक्षण करते हैं उसका जो रिस्पांस होता है समग्र माने टोटल पॉपुलेशन पर लागू होता है। जैसे अगर हम न्यायादर्श की बात करें, एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है, मरीज जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस करता है, उसके शरीर में किस प्रकार की दिक्कतें हैं, किन कारणों से हैं, उसका पता लगाने का प्रयास करता है। और वह शरीर से एक बूंद ब्लड लेता है और उसी से वह टेस्टिंग कर लेता है कि इसके शरीर में कौन कौन से बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं। वह एक बूंद रक्त जो होता है वह उसके पूरे शरीर के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। पॉपुलेशन में से न्यायादर्श है, इसी को हम न्यायादर्श कहते हैं। भोजन बनता है, चावल पतीली में पक रहा है, हम समस्त चावलों के पकने को एक एक करके नहीं टच करते हैं, बल्कि किसी एक चावल को पकड़ते हैं और देख लेते हैं कि पका है कि नहीं पका है, और एक के द्वारा वह पूरे उस पात्र में जितने चावल डाले गए हैं उसके पकने की सूचना उससे मिल जाती है। इसलिए वह एक चावल वही न्यायादर्श है। किसका है? वह पूरे जनसंख्या का है, अर्थात उस पतीली में पकने वाले जो उस समय चावल है या सब्जी है वह पकी है कि नहीं पकी है, उसकी टेस्टिंग हम केवल एक से कर लेते हैं। इसलिए जो न्यायादर्श की भावना होती है यह बनाना अति आवश्यक होता है। जब तक रिसर्च में हम किसी सैंपल को नहीं लेंगे, किसी प्रकार से हम उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, जो परंपरागत अनुसंधान है, वहां पर तो न्यायादर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका विषय क्षेत्र विस्तृत होता है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्योंकि यह कुछ बच्चों से रिलेटेड होता है और उसके रिस्पांस या रिजल्ट जो है सब पर लागू नहीं हो सकते, इसलिए यहां पर न्यायादर्श की कल्पना हम बहुत कम करते हैं। हम किसी एक को लें या दो को लें, उसके ऊपर जो कुछ भी हम रूल बनाते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, वह सब पर लागू हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो परंपरागत या ट्रेडिशनल रिसर्च है उसमें तो न्यायादर्श लिए जाते हैं, उसमें तो सैंपलिंग की जाती है, उसमें प्रतिदर्श बनाए जाते हैं। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें न्यायादर्श की आवश्यकता नहीं होती, सैंपलिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हो सकता है एक ही छात्र हो, एक ही शिक्षक हो, दोनों आपस की समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हो, तो आपको सैंपलिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह से अनुसंधान अभिकल्प की दृष्टि से, अनुसंधान अभिकल्प माने जो रिसर्च डिजाइन है, डिजाइन से प्राय होता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी उसका सिस्टम बनाते हैं, जो भी उसका संगठन करते हैं, जो उसका एक सीक्वेंस देते हैं, उसके आधार पर कार्य करने की व्यवस्था को ही हम अभिकल्प कहते हैं, उसी को हम डिजाइन कहते हैं। यानी इस समस्या के समाधान के लिए मुझे कार्य कैसे करना है उसकी समस्त रूपरेखा बना लेना, उसका एक फार्मूलेशन कर लेना, उसकी एक प्लानिंग कर लेना, यही प्लानिंग, यही फार्मूलेशन उसकी एक डिजाइनिंग कहलाती है, उसी को हम अभिकल्प कहते हैं। तो अनुसंधान की अभिकल्प की दृष्टि से भी जो बेसिक रिसर्च है या जो ट्रेडिशनल रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, इनमें और जो एक्शन रिसर्च है, इन दोनों में काफी विभेद होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो ट्रेडिशनल रिसर्च है, ऐसे रिसर्च में, ऐसे अनुसंधान में डिजाइनिंग करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम उसमें से कुछ को न्यायादर्श के रूप में लेकर के उसकी योजना को बना करके उसमें चरों का चयन करके उसकी परिकल्पनाओं के आधार पर डाटा कलेक्शन करके जब हम परीक्षण करते हैं तभी उसका निष्कर्ष निकलता है। ऐसी स्थिति में
जो अविकल्प होता है वह व्यापक होता है, उसकी जो डिजाइनिंग की जाती है उस समय परिस्थिति में जब बनाई जाती है तो वह जो एक मेथड है, उसकी जो एक प्लानिंग का फार्मूला है, वह किसी के द्वारा किसी भी समय, चाहे आज हो, अतीत में किया गया हो, चाहे वर्तमान, चाहे भविष्य में किया जाए, उसके रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता, क्यों उसकी एक डिजाइनिंग की गई है जिसके आधार पर उस कार्य का परीक्षण करना है। इसलिए टेस्टिंग की दृष्टि से जो अविकल्प होता है, डिजाइनिंग जो की जाती है, वह ट्रेडिशनल रिसर्च में अति आवश्यक होता है, जबकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें इस प्रकार के अविकल्प को तो बनाया जाता है, वहां पर भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यह तात्कालिक समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार की डिजाइनिंग की जाती है कि उस वर्तमान समय में हम किस प्रकार समस्या का समाधान करें, किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। और जो ट्रेडिशनल होते हैं, व्यवहारिक या मौलिक अनुसंधान होते हैं, उसकी जो डिजाइनिंग की जाती है, उसका जो भी कुछ हम प्रयोग करने के लिए किसी लेबोरेटरी में जब पहुंचते हैं तो जिसके लिए जो वस्तु बनाई गई है, जो परीक्षण करने के लिए निर्धारित की गई जो मात्रा बताई, क्वांटिटी, उसी के अनुरूप ही हम कार्य को करते हैं। यही डिजाइनिंग का अंतर होता है कि यहाँ पर मौलिक अनुसंधान में डिजाइनिंग या बहुत ही सोच समझ करके बनाई जाती है, इसकी मात्रा और गुण के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है, उसकी मेथड को बताया जाता है कि कब कैसे करना है। इन तमाम प्रकार के मेथड्स के आधार पर उसकी डिजाइनिंग की जाती है, उसी के आधार पर उसका वही निष्कर्ष निकलेगा जो हमने पहले से कहा है, बताया है। यानी जब रिसर्च शुरू हो जाता है तो इस प्रकार के मौलिक अनुसंधान या ट्रेडिशनल रिसर्च में हम अविकल्प को, डिजाइनिंग को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्शन रिसर्च है इसमें हम डिजाइनिंग की चेंजिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम किसी समस्या को लेकर के जब हम विद्यालय में कार्य करते हैं, हो सकता है उस समस्या में थोड़ा सा और कठिनाई आ गई हो तो हम डिजाइनिंग में बदल लेते हैं, तो एक और बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ और छात्रों के, शिक्षकों को समावेशित कर सकते हैं, या समस्या का निदान स्वतः हो गया है, हम उस प्रकार की डिजाइनिंग को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, अपनी परिकल्पनाओं को वापस ले लेते हैं। इस तरह से अनुसंधान अविकल की दृष्टि से भी मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान या परंपरागत अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में काफी अंतर पाया जाता है। फिर आता है सामान्यीकरण की दृष्टि से। सामान्यीकरण माने जनरलाइजेशन, जो सिद्धांतों का निर्माण के लिए, नियमों का निर्माण किया जाता है, जिस प्रकार से हम कार्य को करते हैं, समस्याओं को समाधान के लिए जो हमारे प्रयास रहे, जो हमारी परिकल्पनाएं रहे, जब उसकी वैधता की पुष्टि हमने कर लिया तो जो कुछ सिद्धांतों या नियमों में संशोधन या परिष्करण आता है, उसके आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं। ये तो क्रियात्मक अनुसंधान की बात होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल रिसर्च होता है, जो परंपरागत अनुसंधान होता है, यहां पर जो कुछ भी अनुसंधान के द्वारा सामान्यीकरण करना है, यानी जो नियम, जो सिद्धांत बनाए जाने हैं, वे एक तरह से सार्वभौमिक होते हैं। उनके जो रिजल्ट होते हैं वे सबके लिए मान्य होते हैं, उसमें सबकी विश्वसनीयता होती है, उसमें सबकी वैधता, वैलिडिटी होती है, उसमें जो क्लियरिटी है, प्योरिटी है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें सामान्यीकरण की दृष्टि से, जो एक्शन रिसर्च होता है, इसमें किसी भी प्रकार के नियमों को बना पाना यह संभव नहीं है, बल्कि जो कुछ भी नियम या सिद्धांत बनाए गए हैं उनके आधार पर एक कथन किया जाता है, उस पर एक कोई सामान्यीकरण किया जाता है, हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस कार्य को इस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी जो परंपरागत अनुसंधान होते हैं, इनकी जो विषय वस्तु होती है या सैद्धांतिक या नियमों के आधार पर जो कुछ भी निष्कर्ष निकलता है, उनको सब लोग मानने के लिए बिल्कुल लालायित होते हैं, अग्रसर होते हैं, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता का गुण 100% पाया जाता है, उसमें प्योरिटी पाई जाती है, शुद्धता पाई जाती है, उसमें क्लियरिटी, स्पष्टता पाई जाती है, उसमें विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन की भाव पाए जाते हैं। यानी वहां पर जो कुछ भी मापक के मेजरमेंट हैं, जो उसके टूल्स हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके आधार पर हम वैज्ञानिक शोध को एक प्रमाणिक शोध के रूप में मान्यता देते हैं, वो सारी चीजें वहां देखने को मिलती है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, उसके आधार पर हम जो सामान्यीकरण बनाते हैं वह सर्वत्र लागू हो, वैध हो, सब लोग उसको मानने के लिए तैयार हो, ऐसा कहना मुश्किल होता है शोधकर्ता की दृष्टि से। अब बात आती है कि जो शोधकर्ता है, रिसर्चर है, वह रिसर्चर क्या चाहता है, वह किस प्रकार से समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देगा।
यानी अगर समस्याएं बहुत गहन है, वह किसी विषय परिस्थिति से है जिसमें कार्य करने की अति आवश्यकता है, जिसमें समय अधिक लग सकता है, काफी लोगों की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी सैंपलिंग करने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ता है, जिसके परिकल्पना की पुष्टि के लिए अनेकों प्रकार से उसे कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें धन की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, मैन पावर की आवश्यकता होती है, तमाम प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यह बहुत ही सरल होता है। इसमें बहुत ज्यादा हमें इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी एक बहुत बड़े प्रयोगशाला या लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विद्यालय ही एक लेबोरेटरी होती है। शिक्षक ही उसका एक अनुसंधान करता होता है, जो छात्र उसके एक टूल्स होते हैं, वही उसके उपकरण हैं, और जिस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के वह आगे बढ़ता है वही उसकी परिकल्पना होती है। उस परिकल्पना के आधार पर वह समस्याओं को जब निदान कर लेता है, पता लगा लेता है कि समस्याएं कहाँ से आ रही हैं, किसके द्वारा आ रही हैं, उसी के आधार पर जब वह रेमेडिकल करता है अर्थात उसकी उपचार करता है तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए यह समस्याएं दैनिक होती हैं, ये समस्याएं व्यवहारिक रूप में होती हैं। इसलिए यहाँ पर शोधकर्ता उन समस्याओं के दृष्टिकोण से किस प्रकार का रिसर्च करना है इसको वह डिसाइड कर लेता है, क्योंकि जो व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, जो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, ऐसे रिसर्च का दायरा जो रेंज होता है वह काफी ब्रॉड होता है, विस्तृत होता है, जबकि जो एक्शन रिसर्च होता है वह अनुशोधकर्ता की दृष्टि से चूंकि वह कम समय में लगता है, इसलिए वह क्रियात्मक अनुसंधान 1 वर्ष में कई कर सकता है। लेकिन जो मौलिक या व्यवहारिक अनुसंधान होते हैं इसको कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। जो अधिक मेधा शक्ति से होते हैं, जो प्रतिभावान होते हैं, जिसके अंदर सृजन शक्ति होती है, कुछ करने की अलग से लालसा होती है, ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे टेक्नीशियन के द्वारा ही कार्य कर पाना संभव होता है। इसलिए परंपरागत और क्रियात्मक अनुसंधान में काफी अंतर पाया जाता है, जबकि दोनों ही अनुसंधान हैं, दोनों ही एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं, दोनों में विश्वसनीयता है, दोनों में वैधता है, दोनों में एक तरह से देखा जाए स्पष्टता का भाव पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी का भाव पाया जाता है। लेकिन चूंकि दोनों की कार्य विधि, कार्य प्रणाली में अंतर आता है, चाहे वह देखा जाए उद्देश्य की दृष्टि से हो, चाहे समस्या के महत्व की दृष्टि से हो, चाहे उसके मूल्यांकन की दृष्टि से हो, या चयन किए गए न्यायाधीश की दृष्टि से हो, या अनुसंधान की डिजाइनिंग अवकल्प करने की दृष्टि से हो, या सामान्यीकरण की दृष्टि से हो, या शोधकर्ता के कार्य करने की दृष्टि से हो, उसमें अंतर आता है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली क्या है, हम इसको कैसे संपन्न कर सकते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए समस्या का चयन व परिभाषा, यानी समस्या क्या है। जब तक कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती तब तक हम कार्य करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। आखिर हम क्यों किसी कार्य को करने के लिए आगे जा रहे हैं, यानी समस्या का उत्पन्न होना। समस्या कहाँ पाई जाती है, समस्या उसी क्षेत्र पाई जाती है जहां पर एक अनुसंधानकर्ता कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे छात्रों संबंधी समस्या है, या प्रशासन संबंधी समस्या है, या कोई वित्तीय समस्या है, विद्यालय में संगठन की समस्या है। जो समस्याओं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी समस्याओं का सबसे पहले चयन करें, उसके क्षेत्रों को देखें, किस क्षेत्र में समस्या है, उस समस्या को पहले पहचानें, उसका पता लगाएं कि समस्या कब से आ रही है, और उसी समस्या के आधार पर हम उसको परिभाषित करें कि इस परिस्थिति में ये तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ शिक्षण विधियां जो बहुत उपयोगी होनी चाहिए, उन उपयोगी विधियों का प्रयोग कक्षा में नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण छात्रों में उस विषय वस्तु के प्रति जो आकर्षण है, जो उनका रुचि है, जो ध्यान को एक तरह से एकत्र करने की आवश्यकता है, वह उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए शिक्षण विधियों में कुछ कहानी को डाला जाए, शिक्षण विधियों में कुछ जो ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट है, ऐसे श्रव्य सामग्री को भी समावेशित किया जाए, जिसके आधार पर छात्रों में उस विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न हो, उनकी जो एटीट्यूड है, जो उनका रुझान है, वृत्ति है, वह उसमें लागू हो सके। इसलिए समस्या का चयन किया जाए, पहले उसकी परिभाषा दी जाए कि मैंने समस्या को चयन क्यों किया, इसका रीजन क्यों और कैसे के रूप में बताएं। जब समस्या चयनित हो जाती है तो अगला स्टेप आता है समस्या के कारणों का निदान,
यानी ये समस्या कब से आई है, यानी बच्चे विद्यालय में कब से नहीं आ रहे हैं, या घर से निकलते हैं विद्यालय क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, या कुछ शिक्षण सामग्री जो कुछ वो पढ़ रहे हैं विद्यालय में अगर उनको गृह कार्य दिया जाता है तो उसको पूरा करके क्यों नहीं आते हैं, क्यों बच्चे झूठ बोलते हैं, क्यों बहाने बनाते हैं, क्यों उनके अंदर बैड हैबिट रोज इंक्रीज हो रही है जबकि गुड हैबिट उसमें से निकल नहीं पा रही है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम पहले उसका पता लगाते हैं कि बच्चे विलंब से आकर विद्यालय में क्यों आ रहे हैं। शिक्षक अगर अपनी विषय वस्तु को पढ़ा रहा है तो उसमें छात्रों को रुचि क्यों नहीं हो रही है, इसको हम डायग्नोसिस करते हैं। यहाँ पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक शब्द आता है डायग्नोसिस और दूसरा होता है रेमेडिक। डायग्नोसिस यानी निदान और रेमेडिक का प्राय होता है उपचार, यानी पहले हम निदान करते हैं या उपचार करते हैं। यानी एक डॉक्टर के पास जब एक पेशेंट जाता है तो डॉक्टर उस रोगी का पहले निदान करता है या उपचार करता है। तो आप देखेंगे निदान डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का प्राय होता है कि रोगों का पता लगाना कि बीमारी क्या है। वह हाथ की नब्ज को टटोलता है, वह आले का प्रयोग करता है, वह आपकी धड़कनों को देखता है, आपके ब्लड प्रेशर को देखता है, और नहीं समझ में आता है ब्लड का सैंपल लेता है, उसका रिसर्च करता है, उसके आधार पर वह रोगों का पता लगाने का प्रयास करता है, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। जब डायग्नोसिस हो जाती है, रोग किन कारणों से है उन कारणों का पता लग जाता है, तब वह उपचार करता है। तब वह रेमेडिक थेरेपी में आता है कि अब उसके संबंधित बीमारी संबंधित कौन कौन सी दवा उसको दी जानी है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों में कौन सी कठिनाई आ रही है, किस कारण से आ रही है, वह व्यवहारिक कठिनाई क्या उसके परिवार के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, या विद्यालय में उनके सहपाठियों के द्वारा की जा रही है, या शिक्षक के द्वारा जो कुछ भी विषय वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है उसमें आने वाली शिक्षण विधियों संबंधित है, या पठन पाठन ना होने के स्तर से हो रही है। इस प्रकार से समस्याओं का निदान करना, पता लगाना। फिर आता है जब समस्याओं की जानकारी हो गई तो उपकल्पनाओं का निर्माण। अब समस्या को समाधानित करना, उसको समाप्त करना है, इसलिए हमें हाइपोथेसिस का फार्मूलेशन करना, निर्माण करना है। अब जैसी समस्या होगी उसी समस्या के अनुरूप हमें परिकल्पना का निर्माण करना है। परिकल्पना से प्राय सीधे सीधे होता है कि जो कुछ भी समस्या है उसके समाधान के लिए एक प्रस्तावित समाधान, एक रास्ता, एक प्लानिंग योजना देना कि हम ऐसे कार्य को करेंगे तो बच्चे इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनकी जो समस्याएं आ रही हैं वह दूर हो सकती हैं। इसी को हम उपकल्पना का निर्माण या परिकल्पना का निर्माण कहते हैं। जब परिकल्पनाएं बना ली जाती हैं कि मुझे समस्या का समाधान ऐसे ऐसे तरीके से करना है, तब उसी उपकल्पनाओं का या परिकल्पनाओं का हाइपोथेसिस का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पर परीक्षण से प्राय है जो कुछ भी समस्या थी उसका हमने निदान किया, उसका पता लगा समस्या क्यों है, उससे संबंधित हम समाधान के लिए कुछ तकनीकी के आधार पर परिकल्पना का निर्माण किए कि इस रास्ते पर हम कार्य को करेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। अब उसी परिकल्पनाओं का हमें परीक्षण करना है, यानी अब जो कुछ हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को अब यथार्थ रूप में, व्यवहारिक रूप में ले आना, क्रियान्वित करना। जब हम परीक्षण करते हैं तो परीक्षण के आधार पर अब समस्या कितनी सॉल्व हुई है इसका निष्कर्ष निकलता है। तो निष्कर्ष, कंक्लूजन, निरूपण तथा क्रियान्वयन, अर्थात तो निष्कर्ष जब निकल गया तो उसके आधार पर हम समस्या का निरूपण करते हैं। समस्या के निरूपण का प्राय है कि जो निष्कर्ष है वह कैसे समस्या को, जो परिकल्पना को बनाई गई उसकी वैधता की जांच की गई, जो उसका परीक्षण या विश्लेषण किया गया जिसके आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसमें क्या चीजें निकल करके आई, क्या वह परिकल्पना हमारी पुष्ट हुई, जिस रास्ते को हमने चयन किया था क्या वह सही सिद्ध हुआ। अगर वो सही है, सत्य है, उसकी वैधता है, तो हम उस निष्कर्ष का निरूपण करते हैं, माने उसको लिखते हैं, बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, प्रतिवेदन बनाते हैं। प्रतिवेदन किसको देना है, प्रतिवेदन अपने डिपार्टमेंट को देना है, अपने अधिकारियों को देना है। अगर वो समस्या बहुत गहन है, उसकी जो पहुंच है वह काफी दूर तक है, तो उसको हम विद्यालय स्तर से हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसको जिला स्तर पहुंचा सकते हैं। जिला स्तर की समस्या से और भी बड़ी है तो हम उसको राज्य स्तर तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान का जो दायरा होता है वह विद्यालय से लेकर के जिले तक जाता है। जिले के अधिकारियों को सूचित करने के साथ साथ जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वह प्रदेश स्तर के शैक्षिक अधिकारियों को भी देते हैं। इस तरह से जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को
हम एक तरह से प्रतिवेदन करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसके आधार पर ही सामान्यीकरण जनरलाइजेशन का भाव आता है। इस तरह से जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वह मूल रूप से देखें तो वह विद्यालय की समस्याओं से संबंधित होता है। इसको जो समस्या का समाधान करने के लिए जो अनुसंधित होते हैं, जो शोधार्थी होते हैं, वह वहां के ही कर्मचारी के रूप में जो शिक्षक है या प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल या प्रबंधक होता है, जिसके आधार पर दैनिक समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में आपने देखा क्या मूलभूत अनुसंधान से भिन्न होता है। यह एक वैज्ञानिक सुगठित कार्य प्रणाली की विधि पर आधारित होता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने के एक विशिष्ट विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में होता है। क्रियात्मक एवं व्यवहारिक अनुसंधान के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान को मान्यता दी जाती है। इसी तरह से आपने देखा क्रियात्मक अनुसंधान एवं परंपरागत अनुसंधान में अंतर क्या होता है। उस अंतर के अंतर्गत आपने उद्देश्य की दृष्टि से अंतर को समझा, समस्या के महत्व की दृष्टि से, मूल्यांकन की कसौटी की दृष्टि से, चयन किए गए न्याय दर्श की दृष्टि से, अनुसंधान की अभिकल्प की दृष्टि से, सामान्यीकरण की दृष्टि से एवं शोधकर्ता की दृष्टि से, इसमें जो अंतर है उस अंतर को अब तक बताया गया। फिर आपने देखा क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली क्या होती है, इसके स्टेप क्या होते हैं, इसको कैसे संपन्न किया जाता है, उसके तौर तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले समस्या का चयन करना, समस्या की परिभाषा देना, समस्या का पता लगाना, समस्या से संबंधित उसके समाधान हेतु कल्पनाओं या हाइपोथेसिस का निर्माण करना, हाइपोथेसिस या परिकल्पना जो आपने बनाया है अब उसको व्यवहारिक रूप में परीक्षित करना, टेस्टिंग करना, और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष का निरूपण करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसका प्रतिवेदन बनाना, उसको अन्य अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक उस निष्कर्ष को पहुंचाना, जिसके आधार पर उसकी एक विशेषता को, उसकी वैधता को, उसकी विश्वसनीयता को दूर तक पहुंचाया जा सके। इस तरह से जो क्रियात्मक अनुसंधान का जो भाव रहा वह बहुत ही देखा जाए तो आज के जीवन में, दैनिक जीवन बहुत उपयोगी है। इस समय शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करें, किस प्रकार से उनकी डीलिंग करें, किस प्रकार से उनके लर्निंग जो पावर है उसको आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से उनके क्रिएटिविटी एक्टिविटी को आगे निकाल सके, उनके जो अचीवमेंट पावर है उसको कैसे आगे निकाल सकते हैं, उनका इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे करते हैं। इन तमाम चीजों को भाषा के रूप में, व्यवहार के रूप में या कार्य करने के द्वारा हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। वह सब कुछ समस्याओं का समाधान अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा करना चाहें तो ऐसे विद्यालय जो भी कठिनाइयां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे छात्र संबंधित, चाहे शिक्षक संबंधित, चाहे शिक्षण विधियों संबंधित, चाहे प्रशासन संबंधित हो, उन समस्त समस्याओं का समाधान कर सकने में क्रियात्मक अनुसंधान बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है और हमारी सहायता करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अधिकाधिक शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह से शिक्षा में अनुसंधान संबंधित, शिक्षा में तकनीकी संबंधित, शिक्षा में मनोविज्ञान संबंधित या तमाम प्रकार की शिक्षा प्रतियोगिता से संबंधित विषय वस्तु को अगर आपको तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन की जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।